Hi, good morning friends. Welcome to my YouTube channel. Now, the today's topic is from the control system. What is the stability, right? So, stability क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि स्टेबल, अनस्टेबल और आप मार्जिन स्टेबल सिस्टम की अगर बात करें तो देखो सिग्नल पॉइंट ऑफ व्यू आप दो ही चीज पढ़ते हैं आप, आइदर स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम, राइट? बट फ्रॉम द कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ द स्टेबिलिटी. वन इज द स्टेबल, unstable and another is your marginally stable system. So third types of system यहाँ पर पढ़ते हैं हम marginally stable systems की, है ना? बट यहाँ पे जो मैं चर्चा करने वाला हूँ स्टेबिलिटी की चर्चा करने वाला हूँ, है ना, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? तो स्टेबल सिस्टम देखो बहुत सारे ऑप्शंस जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का या गेट के क्वेश्चंस आप बनाते होंगे तो ऑप्शंस बड़ा अच्छा फंसाता है. वहां पे आपको ऑप्शंस दिखेगा आपको इस तरह से: स्टेबल सिस्टम, Bibo stable system, absolute stable system, relative stable system and the conditionally stable systems, right? So इस तरह की जो systems की stability की जो conditions को है ये पूछता रहता है आपका. ऑप्शंस में आपको चार ऑप्शंस गिवन रहते हैं, उसमें से ये ऑप्शंस आपको दिए हुए रहते हैं, है ना? तो हम एक करके चर्चा करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है. इसमें से मोस्टली जो अभी हम आज चर्चा करने वाले हैं ये चर्चा करने वाले हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी की और कंडीशनल स्टेबिलिटी की, है ना? ये ऑलरेडी आपको जो है ये सब पोर्शंस को आप ऑलरेडी आप अच्छे से जानते हैं. ये दोनों पोर्शंस को हम चर्चा करेंगे आज, है ना? चलिए सबसे पहले स्टेबल सिस्टम की अगर हम बात करें, स्टेबल सिस्टम मतलब क्या समझे? फॉर द बाउंडेड इनपुट इफ यू गेट द बाउंडेड आउटपुट, दिस इज नथिंग बट फॉर बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, दिस इज द बीबो स्टेबल सिस्टम. क्या बोलेंगे इसको हम? बीबो स्टेबल सिस्टम, राइट? स्टेबल सिस्टम का मतलब ये है कि इफ आउटपुट इज फाइनाइट, आउटपुट आपका क्या हो? फाइनाइट हो, है ना, जिसको आप निकाल सकते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट्स नथिंग बट स्टेबल सिस्टम. एंड कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखे थे कि अगर बाउंडेड सिग्नल्स का अगर हम लें, इफ वी टेक द बाउंडेड सिग्नल, देन बाउंडेड सिग्नल का जो पोल लोकेशन था वो किधर था? आपका लेफ्ट हैंड साइड पे था, है ना? तो अगर बाउंडेड सिग्नल का लेफ्ट हैंड साइड पे पोल लोकेशन है और अगर ट्रांसफर फंक्शन अगर आपका स्टेबल है तो ऑब्वियस है कि इनपुट अगर हम बाउंडेड देंगे तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा? बाउंडेड मिलेगा. तो इनपुट बाउंडेड के लिए अगर आउटपुट बाउंडेड मिल रहा है दैट इज नथिंग बट बीबो स्टेबल सिस्टम. क्या बोलेंगे इसको हम? बीबो स्टेबल सिस्टम, राइट? स्टेबल सिस्टम इफ आउटपुट इज ऑलवेज फाइनाइट, आउटपुट इज ऑलवेज फाइनाइट, देन इसको हम बोलेंगे स्टेबल सिस्टम. देयर इज नो एनी डिपेंड्स ऑन द कंडीशनली देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इनपुट. इनपुट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो. इनपुट में कंडीशंस की अगर हम बात करें तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिया हुआ है कि भैया ये बाउंडेड ही होना चाहिए या अनबाउंडेड भी होना चाहिए. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने इनपुट ले लिया अनबाउंडेड सिग्नल्स और ट्रांसफर फंक्शंस के जीरो से वो मैच कर रहा है तो ऑब्वियस है आउटपुट आपका क्या है? बाउंडेड बनेगा. तो उसको बोलेंगे हम स्टेबल सिस्टम, जो ऑलरेडी आपको मैं ट्रांजिएंट रिस्पांस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, है ना? चलिए अब आता है कि एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम की बात करेंगे. तो एब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः स्टेबल सिस्टम की बात कर रहे हैं लोग. एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम में क्या था? ये कौन बोलता है भैया? आरएच क्राइटेरिया, है ना? राउथ हॉर्विच का क्राइटेरिया जो है ये क्या देता है आपका? एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम्स की बात करता है. क्या बात करता है आपका? एब्सोल्यूट. आरएच ने क्या बताया था? आरएच ने ये बताया था कि हाउ मेनी पोल्स लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हाउ मेनी पोल्स lie on the j omega axis and how many poles lie on the right hand plane. So RH criteria tells the how many poles on left side, how many poles on right hand side and how many poles on the j omega axis. ये RH criteria ने बताया था, है ना? और RH criteria से हम frequency of oscillations भी निकाल लिए थे कि j omega axis पे है तो उसका frequency of oscillations क्या होता है. So RH criteria जो है ये देता है आपका क्या? एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम. एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी की बात करता है कि सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल. ये कंडीशनली स्टेबल सिस्टम या आपका जो रिलेटिव स्टेबल की बात नहीं करता है. लेकिन क्या रिलेटिव स्टेबिलिटी से निकाल सकते हैं आरएच क्राइटेरिया से? यस, वी कैन फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी क्राइटेरिया. रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी हम एब्सोल्यूट स्टेबल से हम जो है कंपेयर अगर करें तो रिलेटिव स्टेबल सिस्टम को भी हम आरएच क्राइटेरिया से निकाल सकते हैं. लेकिन आरएच क्राइटेरिया से अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को निकालेंगे ना तो वो प्रोसीजर बहुत ही लंबा पड़ जाता है. इसलिए रिलेटिव स्टेबिलिटी को जब भी निकालना पड़े तो इसको हम इसके लिए हम लोग निकालते हैं किससे?
नाइक्विस्ट प्लॉट, रूट लॉकस, ये सब जो कंडीशंस हैं, इससे हम रिलेटिव स्टेबल और कंडीशनल स्टेबल दोनों कंडीशनल और रिलेटिव स्टेबल को निकालते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि क्या आरएच क्राइटेरिया से रिलेटिव नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर बहुत लंबा होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात कहां से आई, कॉन्सेप्ट क्या है रिलेटिव स्टेबिलिटी का, क्यों आया रिलेटिव स्टेबिलिटी का। देखो नाम से पता चल रहा है रिलेटिव स्टेबिलिटी, रिलेटिव मतलब किसके रेस्पेक्ट में। जैसे हम बोल दिए भैया कि आप जो है राम श्याम के रेस्पेक्ट में इतना गुना तेज है, मतलब क्या, तेज तो दोनों है, लेकिन दोनों की जो क्राइटेरिया में देख रहे हैं कि इससे इतना ज्यादा वो तेज है। रिलेटिव सापेक्ष में, जिसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं कि इसके सापेक्ष में ये कैसा है आपका, क्लियर है क्या। सो रिलेटिव इज नथिंग बट इसके रेस्पेक्ट में उसका क्या क्राइटेरिया है, दैट इज नथिंग बट रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो यहां मुद्दा जो आता है बाबा, ये मुद्दा क्या आता है आपका कि रिलेटिव मतलब हो गया आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव मतलब स्टेबल तो है, सिस्टम दोनों स्टेबल है, लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है इसकी चर्चा करता है, क्लियर है क्या। चलो अब आता है कि इस चर्चा के दौरान देखते हैं कि रिलेटिव स्टेबिलिटी में से क्या, अगर पोल लोकेशन और जीरो लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है स्टेबिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन पोल लोकेशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन जीरो लोकेशन। स्टेबिलिटी हमेशा किस पे डिपेंड करता है आपका, पोल लोकेशन पे डिपेंड करता है, ये जीरो लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता आपका, है ना। ठीक है सर, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लो अभी मैंने बोला स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन पोल लोकेशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन जीरो लोकेशन। अच्छा, क्यों पोल लोकेशन पे ही डिपेंड करेगा, जीरो लोकेशन पे ही क्यों जीरो लोकेशन पे क्यों डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका रीजन क्या होता है सर, आपको पता है कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में, आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन में अगर मान लो लेट से एफ एस इक्वल टू, जैसे मान लो दिया हुआ है आपको, दिया है 5 इंटू एस माइनस 2 एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 4, मान लो ये दिया हुआ है, या एस प्लस 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर आप पोल लोकेशन देखें तो ये सारे पोल्स कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, सारे पोल्स कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ये जीरोज राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। देखो पोल और जीरोज की लोकेशन अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो ओनली हम देखेंगे पोल लोकेशंस को, बट मिनिमम फेज नॉन मिनिमम फेज सिस्टम्स की बात करेंगे तो पोल और जीरो दोनों देखना पड़ता है, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब देखिए ध्यान से, ये जो पोर्शंस में अगर देखा जाए, अगर इसको आप लैप्लास इन्वर्स लेने के लिए ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं सर, k1 अपॉन एस प्लस 1 प्लस k2 अपॉन एस प्लस 4 प्लस k3 अपॉन एस प्लस 5। अब देखो ध्यान से, इस पोर्शंस में से देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, k1 e टू पावर माइनस t प्लस k2 e टू पावर माइनस 4t प्लस k3 e टू पावर माइनस 5t u ऑफ t, यही तो बनेगा, u ऑफ t यही तो बनेगा। अब इस पूरे पोर्शंस में आप देखिए ध्यान से, इस पूरे पोर्शंस में देखिए सर, ये भी बाउंडेड है आपका, ये भी बाउंडेड है आपका, ये भी बाउंडेड है आपका, तीनों के तीनों बाउंडेड सिग्नल्स आपके, तीनों के तीनों कैसा है, बाउंडेड है, मतलब सिस्टम क्या है आपका, स्टेबल सिस्टम है। सो हियर k1, हियर k2, हियर k3, दिस ऑल आर बिकम्स इट्स रेसिड्यू। क्या बन गया आपका, रेसिड्यू। जैसे आप k1 की वैल्यू आप निकालना चाह रहे हैं, तो सर k1 की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, s प्लस 1 को आप ढकिए और पूरे फंक्शंस में माइनस 1 पुट कर दीजिए। सर s प्लस 4 को ढकिए, पूरे फंक्शन में माइनस 4 पुट कर दीजिए। s प्लस 5 को ढको, पूरे फंक्शन में माइनस 5 को पुट कर दो, यही तो करते हो। सो यहां पर देख रहे हो k1, k2 एंड k3 इट्स बिकम्स ए रेसिड्यू। क्या बन गया आपका, रेसिड्यू। और रेसिड्यू बनने से यहां पर देख लीजिए कि स्टेबिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन पोल लोकेशन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द जीरो लोकेशन, ये तो प्रूफ हो गया। अब आता है कि सर अगर स्टेबल है तो कौन मोर स्टेबल है और कौन लेस स्टेबल है, ये भी कंडीशंस होता है कि नहीं। तो आपको पता है ऑलरेडी कि अगर हम पोल का लोकेशन अवे फ्रॉम द ओरिजिन ले, तो जो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा वो मोर स्टेबल होगा। क्यों होगा, इसको हम प्रूफ करते हैं। जैसे मान लो कि कोई ट्रांसफर फंक्शन लिया मैंने, दो पोल लिया मैंने, मान लिया से दिस इज P1 एंड दिस इज योर P2, दो पोल लिया मैंने, एक P1 लिया और एक मैंने मान लिया P2। सो हियर P1 इज द नियर अबाउट द ओरिजिन, P2 इज नियर अबाउट द ओरिजिन, राइट। सो अगर आप इसको ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, ट्रांसफर फंक्शन k अपॉन एस प्लस P1 इंटू एस प्लस P2, यही लिखेंगे आप। और अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, k1 अपॉन एस प्लस P1 प्लस k2 अपॉन एस प्लस P2।
और जब इसका लैप्लास इनवर्स लेंगे आप सर, तो लैप्लास इनवर्स क्या बनेगा, k1 e raised to power minus p1 into t प्लस k2 e raised to power minus p2 into t। अब t बाई टॉ के फॉर्म में लिखो तो देखो t1 जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया 1/p1 हो गया, और t2 जो हो गया t2 टाइम कांस्टेंट 1 क्या हो गया p2 टाइम पीरियड नहीं टाइम कांस्टेंट है ना। सो t1 इक्वल टू 1/p1 एंड t2 इज नथिंग बट 1/p2। अब ध्यान से देखिए, अगर मैग्नीट्यूड देखें तो p1 का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है p2 का मैग्नीट्यूड से। तो जब p1 छोटा है तो 1 छोटा ओवरऑल बड़ा, 1 बड़ा ओवरऑल छोटा, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर t1 जो है वो बड़ा है t2 से। t1 जो है क्या है, बड़ा है t2 से। जहां मुंह फाड़े वो बड़ा होता है, नहीं आपको पता है ऑलरेडी। तो t1 बड़ा है t2 से, तो हम बोल सकते हैं f1 छोटा है f2 से, f1 छोटा है f2 से। तो देखो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हैं और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। यहां पर देखिए सर, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस किसका ज्यादा हो गया, f2 का हो गया। टाइम किसका है ज्यादा, t1 का है। टाइम किसका ज्यादा है, t1 का ज्यादा है, मतलब ये फास्ट डिके होना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मोर स्टेबल की बात करें तो कौन सा मोर स्टेबल है, p2। सो p2 इज द मोर स्टेबल सिस्टम्स। सो p2 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कौन सा, p1। ऐसे भी समझ लो, जैसे जैसे हम ओरिजिन से शिफ्ट करता चले जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ऑल पोल्स लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। p1 को बहुत कम टाइम, अगर हम कम टाइम से शिफ्ट करें तो ये राइट साइड में होना स्टार्ट कर जाएगा। p2 को बहुत ज्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा राइट साइड में करने के लिए, और आपको पता है कि जैसे राइट साइड में करेंगे सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर रिलेटिवली देखा जाए स्टेबल तो दोनों है, पर दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा हुआ, p2। सो p2 इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू p1। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया आपका। अब आता है कि सर क्या राउथ-हुर्विच से इसको सॉल्व कर सकते हैं। राउथ-हुर्विच क्राइटेरिया में हम रिलेटिव स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं। अब आता है, अगर ऑप्शंस अगर आप देखें गेट वगैरह में, जब भी ऑप्शंस आएगा आपका क्वेश्चंस में, तो आपसे पूछा जाएगा व्हिच वन गिव्स द एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, देन योर आंसर विल बी RH क्राइटेरिया। बट अगर ऐसा प्रोबेबल क्वेश्चन अगर आपसे आ जाए, प्रोबेबल आंसर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या RH क्राइटेरिया से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं, यस वी कैन फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी बाय यूजिंग द RH क्राइटेरिया। RH क्राइटेरिया से हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं, बट ये बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए इससे हम फाइंड आउट करते नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी, उसकी बात करेंगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी आपको दिया हुआ है ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन आपको दिया हुआ है k अपॉन s प्लस p1 इंटू s प्लस p2, ये मान लिया मैंने, दे दिया। अब इस ट्रांसफर फंक्शन में मुझे चेक करना है कि इस पॉइंट के लिए ये रिलेटिव स्टेबल है या रिलेटिव स्टेबल नहीं है। मतलब ये था s इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, जे ओमेगा और सिग्मा की अगर बात करें तो s इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था। इस पॉइंट पे मतलब मान लो ये -b पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये आपका, -b। सो वी हैव टू फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू -b। इट मींस योर origin will be shifted at -b point, origin will be shifted at -b point। मतलब अगर -b पॉइंट से अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो सिस्टम स्टेबल है, और इसके राइट हैंड साइड है तो सिस्टम अनस्टेबल है। तो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये रिलेटिव स्टेबिलिटी की प्रोसीजर को हमको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, -b के रिस्पेक्ट में। किसके पॉइंट के रिस्पेक्ट में, -b के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं हम यहाँ पे s को पुट कर देते हैं z माइनस बी, सॉरी z को पुट कर देंगे हम s माइनस बी। अब ध्यान से देखिएगा, या s को पुट कर दो z माइनस, जैसे पुट करना है, जैसे मान लो z को पुट कर दिया मैंने s माइनस बी से। अब ध्यान से देखिएगा, जब s इक्वल टू 0 है, जब s इक्वल टू कितना है 0 है, तो z का वैल्यू कितना है -b, और z का वैल्यू ये प्लेन को मान लिया मैंने, कौन सा प्लेन, z प्लेन की, z प्लेन। तो यहां पर देखो जब s का वैल्यू आप -b पुट करोगे, s का वैल्यू अगर -b पुट कर रहे हो तो z का वैल्यू आपका 0 होना चाहिए। तो s का वैल्यू, s को अगर आपने z b पुट किया तो s का वैल्यू अगर आपने -b पुट किया तो z का वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया। मतलब कंडीशन ये रखोगे या ये रखोगे, तो ये रटना नहीं है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम ये कंडीशंस को रखें कि ये कंडीशंस को रखें, क्लियर है क्या। तो रटना नहीं है, ऐसे समझ लो कि हम क्या पुट करें
कि भैया यहाँ देखो s का वैल्यू क्या है, अगर s का वैल्यू बात करें तो माइनस बी है, तो s का वैल्यू माइनस बी पुट करने पर z जीरो होना चाहिए, जैसे यहाँ s जीरो है, तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो s का वैल्यू कितना है, माइनस बी है, तो अगर हम s को z माइनस बी पुट कर दें तो यहाँ पर देखो, तो अगर s का वैल्यू हम माइनस बी पुट कर दिए तो z का वैल्यू कितना आ गया आपका, जीरो आ गया, मतलब ये प्लेन कौन सा बन गया, z इक्वल टू जीरो प्लेन, कौन सा प्लेन, z इक्वल टू जीरो प्लेन। अब क्या करना है, जैसे अब राउथ-हुरविच क्राइटेरिया में क्या करते थे, राउथ-हुरविच क्राइटेरिया में क्या करते थे कि 1 प्लस GSHS इक्वल टू जीरो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे, अगर ओपन लूप दिया है तो, क्लोज लूप दिया है तो डायरेक्ट हम पोल का लिखते थे। अब क्या करो, जो भी पॉलिनोमियल है, ऑल पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, ऑल पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स ऑफ s, और कोएफिशिएंट s is replaced with z माइनस बी, किससे रिप्लेस कर दीजिए आप, z माइनस बी से, एंड सॉल्व बाय RH क्राइटेरिया। अब यहां से आप क्या कीजिए सर, RH क्राइटेरिया लगाना शुरू कीजिए, आप करना कुछ नहीं है सर, कुछ सारे प्रोसीजर में आप क्या करो, यहां पर पुट कर दो आप s इक्वल टू जेड माइनस बी, और जेड माइनस बी पुट करते ही वहां पे आप पूरे पॉलिनोमियल को आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जेड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, जेड में, और जेड में कन्वर्ट होते ही आप क्या कीजिए, उस पूरे प्रोसीजर को आप जेड के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दीजिए, और अगर कोई फर्स्ट जेड के फॉर्म में लिखे आपने, जेड के फॉर्म में लिखने के बाद अगर ऑल कोएफिशिएंट्स, जितने भी कोएफिशिएंट है सर आपके जेड वाला कोएफिशिएंट जितने भी हैं, अगर फर्स्ट रो कॉलम के कोएफिशिएंट ऑल पॉजिटिव हैं, मतलब सिस्टम क्या है आपका, स्टेबल है। अगर नंबर ऑफ साइन चेंजेस आ गए, मतलब उतने ही पोल्स है, कहां, राइट हैंड ऑफ दैट प्लेन, राइट हैंड ऑफ दैट प्लेन हो गया, सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। क्लियर है क्या? सो दिस इज नथिंग बट रिलेटिव स्टेबिलिटी। यहां पर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में, z इक्वल टू माइनस बी प्लेन के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज नथिंग बट रिलेटिव स्टेबिलिटी। सो स्टेबल तो है, यहां पर देखिए P1 भी स्टेबल है s के रिस्पेक्ट में, P2 भी स्टेबल है s के रिस्पेक्ट में, लेकिन z इक्वल टू माइनस बी प्लेन लिया और अगर नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर P1 क्या बन गया, अनस्टेबल बन गया। सो यहां पर P1 और P2 की स्टेबिलिटी की कंडीशंस भी आपकी चेंज होती चली जा रही है। सो s के प्लेन के रिस्पेक्ट में अगर स्टेबल है तो कोई जरूरी नहीं कि z प्लेन के रिस्पेक्ट में भी वो स्टेबल हो। ये डिपेंड करेगा फिर RH क्राइटेरिया पे कि अगर ऑल साइन आपके अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज ये आपका अनस्टेबल है। सो दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ RH क्राइटेरिया एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द RH क्राइटेरिया, है ना, मतलब RH क्राइटेरिया से हम इसको रिलेटिव स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि सर रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है नाइक्विस्ट प्लॉट के रिस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड द रिलेटिव स्टेबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द नाइक्विस्ट प्लॉट। तो आपको पता है कि जो हाफ पार्ट ऑफ द नाइक्विस्ट प्लॉट होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, पोलर प्लॉट। क्या बोलते हैं गोवा, पोलर प्लॉट, राइट। तो मान लिया कि ये आपका जो है यूनिटी सर्कल है, ध्यान से समझिएगा, दिस इज रियल पार्ट ऑफ g ऑफ j ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ g ऑफ j ओमेगा, h ऑफ j ओमेगा। लेट्स से दिस इज योर यूनिटी सर्कल, ये आपका यूनिटी सर्कल है। इस यूनिटी सर्कल में मान लिया आपका दिस इज योर -1 j0 पॉइंट्स, दिस इज -1 j0 पॉइंट्स। लेट्स से दिस इज योर नाइक्विस्ट कंटूर, सॉरी नाइक्विस्ट कंटूर नहीं, नाइक्विस्ट प्लॉट, पोलर प्लॉट। लेट्स से दिस इज द पोलर प्लॉट, दिस इज पोलर प्लॉट A, दिस इज पोलर प्लॉट 2B। नाउ इन दिस पोलर प्लॉट अगर आप गेन को चेंज करते चले जाएं तो गेन को आप जब चेंज करेंगे तो सर ये भी आएगा आपका पोलर प्लॉट, और गेन को चेंज करें सर ये भी आ सकता है पोलर प्लॉट आपका। क्लियर? सो दिस पोलर प्लॉट ये क्या कर रहा है, -1 j0 पॉइंट को एनसर्कल कर रहा है, -1 j0 पॉइंट को एनसर्कल किया, मतलब ये क्या है, अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। बट ये अनस्टेबल तभी होगा जब p प्लस का वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि आपको पता है n इक्वल टू कितना, p प्लस माइनस z प्लस। सो फॉर स्टेबिलिटी z प्लस मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर z प्लस इक्वल टू 0 है, सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। बट अगर इस कंडीशंस की बात करें यहां पे, ये देखो ये एंड p बोथ आर स्टेबल, दोनों स्टेबल है, बोथ आर स्टेबल, बट a इज
मोर स्टेबल देन बी, स्टेबल देन बी। ए को जो है ज्यादा स्टेबल होना पड़ेगा बी से। क्यों? दोनों स्टेबल है, बट यहां पर रिलेटिव स्टेबिलिटी का कंडीशन आया। यहां पर क्यों आया ऐसा, इसका रीजन समझिए, ध्यान से समझिएगा। सर -100 पॉइंट को अगर एनसर्कल किया तो सिस्टम आपका क्या बन रहा है? अनस्टेबल बन रहा है। हम कंडीशन ये मान के चल रहे हैं कि P + 0 है। ध्यान रखिएगा, अगर P + 0 नहीं है तो नहीं बोल सकते अनस्टेबल कंडीशन से। सो यहां पर P + जब 0 है तभी हम बोल सकते हैं स्टेबल। हर हाल में आपका Z + 0 होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अगर Z + 0 है तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा, Z + 0 नहीं है तो सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। सिंपल सी बात है। तो देख लो कि राइट हैंड साइड के पोल है कि अगर है तो रहने दो, कभी कभी एनसर्कल करने के बाद भी आपके स्टेबल आएंगे। क्यों? क्योंकि Z + 0 आ जाएगा। तो हम ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर -100 पॉइंट को एनसर्कल कर लिया तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है, एनसर्कल नहीं किया तो सिस्टम स्टेबल है। हर हाल में कंडीशन ये बोलता है सर आपका कि Z+ मस्ट बी इक्वल टू 0। Z+ आपके क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। If Z+ equal to 0, then system will be a stable system. Now in this case, the polar plot of A and polar plot of B both are stable system because both are not enclosed -100 points. So there is no any encirclement of -100 point. So here P plus equal to 0, N equal to P plus minus Z plus. So no any encirclement. So N equal to 0. So 0 minus Z plus. So Z plus equal to what? 0. So system is stable. System is stable. Now this is your gain margin. अगर हम ये बात करें, this is mod of GH of A, this is mod of GH of B. So gain margin is what? Gain margin is nothing but 1 upon mod of GH at omega equal to omega PCF of A. And gain margin of A निकाल लिए। gain margin of B की बात करें तो क्या होगा? 1 upon mod of GH of omega equal to omega PCF किसका? B का। तो यहां पर ध्यान देखो, ये मैग्नीट्यूड आपका क्या है? ये मैग्नीट्यूड छोटा है, ये मैग्नीट्यूड आपका क्या है? बड़ा है। सो 1 पॉइंट छोटा ओवरऑल बड़ा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम सर? गेन मार्जिन ऑफ A बड़ा है गेन मार्जिन ऑफ B से, राइट? तो गेन मार्जिन ऑफ A बड़ा है किससे? गेन मार्जिन ऑफ B से। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या समझे आप? गेन मार्जिन क्या बताता है कि what is the degree of increment in the gain so that system remains into the stable system या verge of instability, then this is called gain margin. आपको ऑलरेडी पता है। So gain margin of A is greater than gain margin of B। मतलब क्या? A को बहुत ज्यादा गेन चेंज करोगे, बहुत ज्यादा A में चेंज करोगे, तब जाकर के आपका -100 का एनसर्कलमेंट करेगा। इसका मतलब क्या है? A ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू B। B को देखो बहुत कम अगर आपने जो है ना थोड़ा सा मैग्नीट्यूड आपने इंक्रीज किया, दन से आपका जो है ये अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्टेबल तो दोनों है, बट स्टेबल मोर कौन सा है? A है। सो A इज मोर स्टेबल देन B। ये आपका स्टेबल है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि सर जिसका गेन मार्जिन ज्यादा है वो मोर स्टेबल है, जिसका गेन मार्जिन कम है वो लेस स्टेबल है। कह सकते हैं हम कि अगर जिसका गेन मार्जिन ज्यादा वो मोर स्टेबल, जिसका गेन मार्जिन कम वो ज्यादा, जिसका गेन मार्जिन ज्यादा वो मोर स्टेबल, जिसका गेन मार्जिन कम वो लेस स्टेबल। सो स्टेबल तो दोनों है। और स्टेबिलिटी की कंडीशन किस पर डिपेंड कर रहा है? द एनसर्कलमेंट ऑफ -100 पॉइंट्स। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव बोथ आर स्टेबल बट दिस इज रिलेटिव स्टेबिलिटी। इसको फेज मार्जिन के टर्म में भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी को फेज मार्जिन में भी उसी तरह, जिसका फेज मार्जिन ज्यादा वो मोर स्टेबल होगा, है कि नहीं? उस तरह से भी निकाल सकते थे रिलेटिव स्टेबिलिटी का। यही क्या अगर हम देखो फेज मार्जिन में तो देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये पॉइंट दिस इज एंगल एंड दिस वन इज द एंगल, राइट? सो ये phi A and phi, so this is phi A is the phase margin of A and this phi B is phase margin of B। अब ध्यान से देखिएगा, A को बहुत ज्यादा मूव करोगे तब जाकर के -100 पॉइंट को एनसर्कलमेंट करेगा, और B को बहुत कम ही टाइम में, देखो तो बहुत कम ही अगर आप रोटेट करेंगे तो -100 को एनसर्कलमेंट करना स्टार्ट करेगा। सो A को बहुत ज्यादा रोटेट करेंगे तब जाकर के ये एनसर्कलमेंट करना स्टार्ट करेगा, और B को बहुत कम रोटेट करोगे तो एनसर्कलमेंट करना स्टार्ट करेगा। तो भैया फेज मार्जिन किसका ज्यादा है? फेज मार्जिन A का ज्यादा है।
मतलब फेज मार्जिन ऑफ ए इज ग्रेटर देन फेज मार्जिन ऑफ बी, सो ए इज मोर स्टेबल देन बी, मोर स्टेबल देन बी। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम सर कि रिलेटिव स्टेबिलिटी के केस में जिसका गेन मार्जिन ज्यादा है, जिसका फेज मार्जिन ज्यादा है, वो मोर स्टेबल होगा। और ये बताएगा आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या बताएगा आपका सर? रिलेटिव स्टेबिलिटी। अब मुद्दा आता है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी और कंडीशनल स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। कंडीशनल स्टेबिलिटी की अगर बात करें हम तो क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कंडीशनल स्टेबिलिटी? कंडीशनल स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। कंडीशनल स्टेबिलिटी, कंडीशनल स्टेबिलिटी मतलब क्या? एक सर्टेन कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब है स्टेबल और कब है अनस्टेबल। ये मुद्दा पे डिपेंड करेगा। स्टेबल तो होगा, कभी स्टेबल होगा, कभी अनस्टेबल होगा। जैसे देखो, कंडीशनल स्टेबिलिटी का निकालना है। अगर आप मान लीजिए कि मोर देन वन, मान लो मोर देन वन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपका, दिस इज मोर देन वन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, दिस इज एनसर्कलमेंट जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, राइट? चलो यही ले लेते हैं हम, सिंपल सा एग्जांपल, राइट? चलिए यहां पर देखिए तो सर, अगर आपने -1 0 पॉइंट को यहां रखा 0 से a के बीच में, ये b मैंने मान लिया, ये c मैंने मान लिया। अगर -1 0 पॉइंट 0 से a, o से a के बीच में है तो एक क्लॉकवाइज और एक बड़ा क्लॉकवाइज। अगर आपका p प्लस 0 है, n इक्वल टू 2 टाइम्स मतलब -2, सो -2 इक्वल टू 0 माइनस z प्लस इक्वल टू व्हाट 2। सो सिस्टम स्टेबल अनस्टेबल? अनस्टेबल, बिकॉज टू पोल्स lie on the right half of S plane। मतलब यहां से दो प्लेन, हमको दो पोल्स बोल सकते हैं क्लोज लूप के, कहां पर है? राइट हाफ ऑफ S plane है, मतलब सिस्टम आपका क्या है? अनस्टेबल। अब आइए यहां पे, अगर यहां पे लाई करना स्टार्ट किया, A और B के बीच में अगर लाई करना स्टार्ट कर रहा है -1 0 पॉइंट, तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज, तो n का वैल्यू कितना? 0, p प्लस का वैल्यू कितना? 0, z प्लस का वैल्यू कितना? 0। सिस्टम क्या है? स्टेबल है। सो यहां सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। यहां सिस्टम क्या है? स्टेबल है। फिर से यहां सिस्टम क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। स्टेबल, अनस्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, इट डिपेंड्स ऑन ए सर्टेन कंडीशंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेबल सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम? कंडीशनल स्टेबल सिस्टम। सो अगर कंडीशनल स्टेबल सिस्टम्स है, इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कंडीशनल स्टेबल सिस्टम है? इफ देयर इज ए मोर देन वन फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, if there are more than one phase crossover frequency are like this, that system is said to be conditional stable system। क्या बोलेंगे इसको हम? conditional stable systems। that is it depends on the certain conditions, एक certain conditions पे depend कर रहा है, that's why this is called conditional stable system, right? so this is the absolute, relative and conditional stable system। और यहाँ पे हम कोशिश की आपको बताने का कि किस तरह से फंडा को निकालते हैं। आप बहुत अच्छे से समझना है इसको, तो प्रॉब्लम लीजिए। प्रॉब्लम से आपको एक चीज पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पोर्शंस को हम कैसे हम डील करेंगे। क्लियर है सर? चलिए, तो मेरा एक छोटी सी कोशिश था कि स्टेबिलिटी को समझाने का कि स्टेबल क्या है, बिफोर स्टेबल क्या है, एब्सोल्यूट स्टेबल क्या है, रिलेटिव स्टेबल क्या है, कंडीशनल स्टेबल क्या है, और किस तरह से हम निकालेंगे, शिफ्टिंग कैसा होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। है वहां पे हम चर्चा करेंगे किस तरह से शिफ्ट करते हैं, रूट लोकस को कैसे शिफ्ट किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, जीरो एडिशन पे क्या शिफ्टिंग होगा, पोल के एडिशन पे क्या शिफ्टिंग होगा, रूट लोकस क्राइटेरिया में कैसे लेते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ पे नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया में स्टेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सब मुद्दों पे भी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।